ठीक है, वैसे मैंने नोट्स अभी शेयर कर दिए कल के, थोड़े लेट बने थे। ठीक है, हाँ कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, सो कल हमने मोस्टली एग्रीगेशन देखा था क्या क्या होता है। तो जैसे सम है ना, सम हो गया, वैसे ही आपका एवरेज मैक्स वगैरह भी चल जाता है। ठीक है, और आपके जो एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं, दे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जो, ये काम करते हैं आपके सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पे, न्यूमेरिक या डेट वैल्यूज पे। तो जैसे आप किसी टेक्स्ट वैल्यू का एवरेज निकाल सकते हैं, या किसी क्या कहते हैं, डेट वैल्यूज का निकाल सकते हैं एवरेज, पर वो कुछ सेंस नहीं बनाएगा। सिमिलरली आप मैथ्स निकाल सकते हो ऑफ डेट्स की, सबसे हाईएस्ट डेट कौन सी है, लोएस्ट डेट कौन सी है, ओल्डेस्ट या न्यूएस्ट वाली। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कवर करा था डिस्टिंक्ट, आई थिंक इतना कुछ खास है नहीं। हमने देखा था ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के सारे सिंटैक्स मैंने दिखा रखे हैं क्या क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट केस में हमने देखा था, और इफ देखा था। इफ भी विद एग्जांपल मैंने समझा रखा है कि कैसे। तो जब मल्टीपल क्राइटेरिया होती है उस केस में इफ लिख थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी रिदम ने ज्वाइन करा हुआ है और ठीक है, सो इफ हमने देखा, इफ आपका अगेन कैसे काम करता है, रो बाय रो पे, मतलब एक एक सेल की वैल्यू पे काम करता है। पर जो तो इस एग्रीगेटर फंक्शंस होते हैं वो काम करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स पे, मल्टीपल सेल्स होंगी उनको ही एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके फिर ऐसे ही दो फंक्शन होते हैं, एक तो स्केलर फंक्शन हो गया, स्केलर फंक्शन एक ही रो पे काम करता है या एक ही सेल पे, वेराज आपका जो एग्रीगेटर फंक्शंस है वो मल्टीपल उस पे काम करते हैं, सेल्स पे। ठीक है, हाँ इफ में नहीं, इफ में भी आप मल्टीपल लगा सकते हो, पर आपको फिर इफ के अंदर दूसरे, जैसे पहले मेरी क्राइटेरिया होगी कि अगर ग्रेटर देन जीरो है फॉर एग्जांपल, तो मुझे प्रॉफिट दिखाना है। फिर मुझे अगर दिखाना है लेस देन जीरो, नेगेटिव आता है, तो फिर लॉस हो गया। पर अगर जीरो के बराबर है तो ना तो मेरा लॉस है ना प्रॉफिट है। तो इसको लिखने के लिए मुझे ऐसे नेस्टेड वो लिखना पड़ेगा इफ। ठीक है, सिमिलरली अब मान लो मेरी एक और क्राइटेरिया आ जाती है, मान लो जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए कि अगर कुछ और वैल्यू है तो फिर कुछ और, तो मैं इफ के अंदर इफ ऐसे लिखते रहूंगा, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो रीडेबल नहीं रहता वो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, केस मैनी यूज कर देते हैं उन जगह पे जहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया, ये थोड़ा ज्यादा रीडेबल होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था और स्केलर फंक्शन देखे थे डेट टाइम वाले। तो ईयर कैसे निकालना है, मंथ और डे कैसे निकालना है। ऑल्सो हम लोग फॉर्मेट भी कर सकते हैं डेट्स को। सो कहाँ पे करा, एंड वी कैन ऑल्सो ऐड वैल्यूज टू आवर डेट वैल्यू। तो जैसे मुझे अगर 3 दिन ऐड करने हैं या 3 महीने ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम लोग डेट ऐड यूज कर सकते हैं। ऐसे एक और आपका फंक्शन होता है डेट सब। तो उसका मतलब है यू आर ट्राइंग टू सब्ट्रैक्ट एन इंटरवल फ्रॉम योर डेट, पर हम इंटरवल्स मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे सिंपली माइनस यूज कर सकते हैं, उससे भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन है, ये आप, हाँ ये फंक्शन है, फॉर्मूला भी बोल सकते हो। कहाँ पे, ये फंक्शन का नाम है, हाँ ये फंक्शन का नाम है। हाँ तो इवन ये क्या करता है कि कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देता है अगर मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। पर जैसे अभी इसमें एक और फंक्शन मैंने डाला हुआ है, जैसे ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पे आप देखोगे दो वर्ड्स हैं, पर फिर भी इसमें अंडरस्कोर नहीं आता। तो वो माइस्क्ल का डिजाइन ही ऐसे कि कुछ फंक्शंस में अंडरस्कोर यूज करो, कुछ में नहीं करो। ठीक है, उसके अलावा आपके ये एग्रीगेटर फंक्शंस होते हैं, तो सारे मतलब सिमिलरली काम करते हैं, तो ऐसे समझाने की जरूरत है नहीं। सम आपका सम कर देगा, एवरेज में एवरेज हो जाएगा, मैक्स में मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, मिन में मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा था एक तो काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट। ठीक है, सो जैसे इसको अगर मैं एग्जांपल से एक बार समझा दूं, तो अगर काउंट एंड काउंट डिस्टिंक्ट के बीच में डिफरेंस देखें, सो काउंट बेसिकली क्या करते हैं, ये रोज का काउंट निकालते हैं कि एक कॉलम में कितनी रोज है। तो अगर मैं ये वाली क्वेरी रन करूंगा, ये मुझे दिखा रहे हैं सेम वैल्यू वाले सारे कॉलम्स में। तो मैंने ऑर्डर आईडी ले रखा है, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर और पोस्टल कोड, सब में मैंने सिर्फ काउंट लगा रखा है। तो ये मुझे सेम वैल्यू दिखा रहा है कि मतलब इन सारे कॉलम्स में जो ये ऑर्डर आईडी वगैरह है, इसमें कितनी रोज है।
पर अगर मैं डिस्टिंक्ट लगा देता हूँ तो इसमें अलग अलग वैल्यूज आती हैं कि ऑर्डर आईडी में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, प्रोडक्ट आईडी में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, सो ऑन। ठीक है। उसके अलावा एग्रीगेटर फंक्शंस। सो एक ही ट्रिक क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज में कि एग्रीगेटर फंक्शन जो है, जैसे सम हो गया, सम आप बगैर ग्रुप बाय के यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वी कैन यूज एग्रीगेटर फंक्शंस विदाउट ग्रुप बाय। उस केस में क्या होगा कि ये जो एग्रीगेशन करेगा पूरी टेबल पे करेगा। ठीक है। तो मतलब कि जैसे मेरी टेबल होगी, मान लो ट्रांजैक्शंस ही देख लेते हैं। ये मेरी पूरी टेबल होगी। अगर मैं इसमें लिखता हूँ सम ऑफ सेल्स, तो इसने जो टेबल में सेल्स की पूरा वैल्यू है सारी, उन्हीं का मुझे सेल करके दे। पर अब मुझे देखना चाहिए बेसिस ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी कि मतलब एक ऑर्डर आना चाहिए और उसके हिसाब से सम कर। तो बेसिकली ये काम कैसे करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं एक ऑर्डर आईडी निकालता हूँ, हमने लिया है ये वाला ऑर्डर आईडी फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर इसमें सेल्स के जितने कॉलम्स आ रहे हैं, सो एक ऑर्डर आईडी ले लेते हैं और एक सेल्स ले लेते हैं। तो मेरे पास ये जो दो वैल्यूज आ रही है ये सम हो जाएंगी बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर आईडी। ठीक है। इनका सम इसके सामने आ जाएगा एक ऑर्डर आईडी के सामने, ये हम यहाँ पे तो दो आ रहे हैं सेम ही है, तो ये इन दोनों को एक ही ट्रीट करेगा और इनका सम कर देगा। ऐसे ही फिर ये क्या करता है, दूसरे जो ऑर्डर आईडी होगा उनका सम निकाल देगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज करने के लिए मुझे ग्रुप बाय यूज करना होता है। ग्रुप बाय से जो मैं आता हूँ ये उसके हिसाब से मुझे सम मिनिमम मैक्सिमम करके दिखाता है। तो ये मुझे एरर दे रहा है। तो ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने पोस्टल कोड को ना तो ग्रुप बाय में डाल रखा है कि मुझे पोस्टल कोड एंड ऑर्डर आईडी के हिसाब से दिखा काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। हम कह रहे हैं कि मुझे ऑर्डर आईडी दिखा, मुझे पोस्टल कोड दिखा और मुझे काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखा दे। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम वापस इसको एक्सेल में देखें, जब ग्रुप बाय लगाते हैं तो जिस भी फील्ड में हमने ग्रुप बाय लगाया उसका एक तरीके से डिस्टिंक्ट ही निकल रहा है ना। तो मेरे 5009 ऑर्डर्स हैं, उनके हिसाब से मेरा यहाँ पे दिखा रहे हैं काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो मेरे फिर 5009 प्रोडक्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। पर पोस्टल कोड में ट्रांजैक्शन टेबल में पोस्टल कोड में देर आर अप्रोक्सीमेटली 10,000 वैल्यूज। तो ये कुछ ऐसा, सॉरी ये है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये क्योंकि इनवैलिड टेबल स्ट्रक्चर है इसलिए ये सपोर्ट ही नहीं करता, कह रहे हैं एरर आ गया। तो या तो मुझे हाँ तब वो चल जाएगा। हाँ तब भी रन हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं पोस्टल कोड को एग्रीगेट कर दूं, जैसे मैं कह दूं कि मुझे चाहिए काउंट ऑफ पोस्टल कोड या काउंट डिस्टिंक्ट ऑफ पोस्टल कोड, तो ये चल जाएगा। क्योंकि फिर क्या हो रहा है कि ऑर्डर आईडी के बेसिस पे मेरा पोस्टल कोड का डिस्टिंक्ट काउंट निकल रहा है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी का काउंट निकल रहा है, राइट। और अगर मैं पोस्टल कोड को नीचे लिख दूंगा तो भी ये चल जाएगा। तो अगर मैं ग्रुप बाय में पोस्टल कोड ऐड करता हूँ तो मेरा जो काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहा है वो आएगा नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर आईडी एंड पोस्टल कोड। तो मतलब डिस्टिंक्ट हम लगाते थे, डिस्टिंक्ट में जितनी फील्ड्स ज्यादा उन सबका डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा, राइट। तो इनका इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू डिस्टिंक्ट आएगा, उसके हिसाब से फिर ये काउंट निकाल के मुझे देगा। ठीक है। बाकी उसके अलावा एक हमने हैविंग भी करा था। हैविंग आपका डेटा फिल्टर करने के लिए यूज होता है, पर हैविंग हम यूज करते हैं जब एग्रीगेशन लगा देते हैं उसके बाद। तो अगर हमें किसी एग्रीगेटेड वैल्यू पे फिल्टर लगाना है तब हम लोग हैविंग यूज करते हैं। वेयर हम यूज करते हैं जब हमें अपनी टेबल पे फिल्टर लगाना है।
तो टेबल नॉर्मल जो टेबल आ रही है हमने उस पर फिल्टर लगा दिया। एंड हैविंग कवर करने के बाद हमारे मोस्टली जो सारे कमांड्स होते हैं आपकी डीक्यूएल में वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद बस फंक्शंस ही बचते हैं, फंक्शंस और उनको कैसे यूज करना है। ठीक है, सो ये मोस्टली आपके डीक्यूएल के सारे कमांड्स हो गए। इनका माई एसक्यूएल में और एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, उसमें अलग अलग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कल देखा था कि मैं जो भी एलियस असाइन कर रहा हूँ वो वाले एलियस मैं हैविंग में भी यूज कर सकता हूँ, ग्रुप बाय में भी यूज कर सकता हूँ। पर अगर यही सेम चीज मैं एसक्यूएल सर्वर में ट्राई करूंगा तो उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज अगर टाइम बचता है तो मैं दिखाता हूँ एक बार एसक्यूएल सर्वर पे भी चला के। ठीक है, उसके अलावा एक इंटरव्यू क्वेश्चन और आता है कि हैविंग और वेयर में क्या डिफरेंस है, तो मैंने वो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कि हैविंग आप ग्रुप बाय के साथ ही यूज कर सकते हो, वेयर आप ग्रुप बाय के साथ यूज करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा हैविंग आप यूज करते हो जब आपकी वैल्यूज एग्रीगेटेड है। ठीक है, और वेयर हम यूज करते हैं कि बिफोर द एग्रीगेशन। एग्रीगेट का मतलब है जैसे हम लोग निकाल रहे हैं कि मुझे देखना है कि मेरे कितने ऑर्डर्स हैं, तो मुझे काउंट ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। किसके बेसिस पे चाहिए, मतलब जो काउंट वाला ऑपरेशन है इसको हम एग्रीगेशन बोलते हैं। काउंट हो गया, सम, मिन, मैक्स, एंड तो मल्टीपल वैल्यूज को एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसको एग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, कूल। सो साथ में मैंने ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको ट्राई करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम आते हैं आज के टॉपिक पे। सो आज वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद जॉइंस। ठीक है, सो माई एसक्यूएल में या एसक्यूएल में ओवरऑल मेनली सिर्फ आपके तीन टाइप के जॉइन होते हैं। हाँ जी, ये मेनली तीन टाइप के जॉइंस होते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट या राइट जॉइन, ये दोनों सेम ही होते हैं, अभी देखेंगे हम लोग कैसे सिमिलर है। एक होता है इनर जॉइन, ये इसको नेचुरल जॉइन भी बोलते हैं, इनर जॉइन। एक होता है आपका आउटर जॉइन, एक और होता है फोर्थ क्रॉस जॉइन। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद इनर जॉइन पहले बिल्कुल। हमने कल एक बनाया था कि कल की कोई क्वेरी यूज कर लेते हैं एक बारी। राइट, सो अभी हमने ये बना रखा है डेटा। अब इसमें आ रहा है कि हमारा कस्टमर आईडी क्या है, उसका रेवेन्यू, उसकी टोटल सेल्स कितनी है। पर जब हम रिपोर्ट करते हैं तो कस्टमर आईडी का कोई मतलब नहीं होता है ना। जैसे हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, आप जैसे मान लो कोई मान लो किसी फुटबॉल की कोई वो देख रहे हो, टीम का डेटा देख रहे हो, कौन कितना लीडर बोर्ड पे कहाँ पर है, तो हम उनका आईडी नहीं देखते, हम उनका नाम देखते हैं कि मेरा ये वाला जो फुटबॉल टीम है वो या आईपीएल की टीम होगी फॉर एग्जाम्पल। तो बैकएंड में जो आप देखते हो पूरा वो आता है ना आईपीएल में, बीच बीच में तो दिखाते हैं साथ कुछ। हाँ, स्टार्ट तो दिखाते हैं। उसमें बैकएंड में तो जो टेबल में हर एक प्लेयर का, हर एक टीम का एक ना कोई आईडी होता है जो बैकएंड में स्टोर करते हैं, जो उसी टीम का होता है सिर्फ, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया। पर जो फ्रंट एंड में रिपोर्ट में हम दिखाते हैं वो होता है टीम का नाम, क्योंकि टीम का आईडी तो समझ ही नहीं आने वाला ना, प्लेयर का आईडी समझ आने वाला, वो अपने खुद के लॉजिक से बनाया होता है। तो सिमिलरली अब ये कस्टमर नेम जो है, सॉरी कस्टमर आईडी है, मुझे मेरे डेटा में दिख रहा है ये मेरे वो वाले कस्टमर्स हैं जिन्होंने 5,000 से ज्यादा मुझे रेवेन्यू दी। ठीक है, पर मुझे ये इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे देखना एक्चुअली कि इनके नाम क्या है, इन कस्टमर्स के नाम क्या है। तो जॉइन इसमें अब मेरी जो ट्रांजैक्शन टेबल है इसमें तो कहीं पे भी कस्टमर नेम नहीं आ रहा, वो आ रहे हैं मेरी कस्टमर्स वाली टेबल में। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है ना। तो मुझे ये दो कॉलम जो है, ये वाला और ये वाला जो कॉलम है, तो क्या, हाँ हाँ, ठीक है, तो मेरी ये जो दो कॉलम्स हैं मुझे इनको ऐड करना है मेरी ट्रांजैक्शन टेबल में। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद इनर जॉइन। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, जॉइन
customers on transactions dot customer equal to customers dot जब मैं ये लिखता हूँ तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जहाँ हम लोग डीबीएमएस को बोल रहे हैं कि यार मेरी एक टेबल है ट्रांजैक्शंस, मुझे उसका डेटा दिखाते, डेटा मुझे सारे टेबल का पूरे सारे रोज और सारे कॉलम दिखते हैं, मुझे देखने पर ट्रांजैक्शंस टेबल वाला डेटा जो है उसके साथ कस्टमर्स टेबल का डेटा कंबाइन कर दे। कंबाइन कैसे करना है कि जहाँ पे भी मेरा कस्टमर आईडी मैच कर रहा है ट्रांजैक्शन टेबल में, उसके सामने कस्टमर्स टेबल का वो वाला रो उठा के ले आओ। कस्टमर कस्टमर की पूरी टेबल का जो भी रो है, हाँ की होंगे, पर जॉइंट्स में जरूरी नहीं होता है कि आप की पे ही करो ऑपरेशन, कभी कभी आप दूसरे कॉलम्स में भी कर सकते हो। तो आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है आप की पे करना चाहते हो या फिर कुछ और लॉजिक। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इसको एक बार अलग अलग देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे जैसे अगर हम मान लेते हैं ये वाली रो हो गई, इसमें कस्टमर आईडी आ रहा है, where customer equals to, इस कस्टमर की ट्रांजैक्शन टेबल में इतनी सारी रोज हैं। अगर मैं सेम कस्टमर को कस्टमर्स टेबल में देखूंगा तो इसकी एक ही रो आ रही है, क्योंकि एक कस्टमर एक ही बार एग्जिस्ट करता है कस्टमर्स टेबल में। तो अब ये वाली पूरी रो मेरे इन वाली सारी रोज के सामने आ जाएगी, मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगी जब मैं ज्वाइन लगाता हूँ। तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ, कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी हो, तो अब क्या हो रहा है कि इसमें कस्टमर्स टेबल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, ट्रांजैक्शंस टेबल है और एक मेरी कस्टमर्स टेबल है। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शंस टेबल, इसमें आ रही मेरी एक रो और इसमें आ रही मल्टीपल रोज फॉर द सेम कस्टमर, है ना। तो अब क्या होगा जब मैं ज्वाइन लगाता हूँ, ये एक रो मेरी ट्रांजैक्शन टेबल में इन सब के सामने ऐड हो जाएगी, तो मतलब वो सेम रो ही रिपीट कर रही है। हाँ ठीक है, सो दिस विल लुक लाइक, तो आप नोटिस करोगे ये हमारी ट्रांजैक्शन, सॉरी ये वाले जो पहले के सारे कॉलम्स हैं ये ट्रांजैक्शन टेबल के हो गए, इसके सामने मेरी सेम ही डेटा आ रहा है ना, रिपीट कर रहे हैं। तो जहां जहां पे भी मेरा कस्टमर आईडी मैच कर गया उसके सामने एक टेबल की एक टेबल के रो के सामने दूसरी टेबल की रो आ गई। ठीक है, सॉरी दो रो होती तो फिर वो सब में मतलब दोनों को ही लगता। एज एन मान लो अगर यहाँ पे लेट्स से मेरे कस्टमर टेबल में यही वाले आईडी पे दो लोग हैं, तो फिर वो मतलब डबल आ जाता है। ठीक है, सो इसका आपका ज्वाइन का सिंटैक्स कैसे होता है एक बार वो देख लेते हैं। ज्वाइन का सिंटैक्स पहले तो ज्वाइन होता क्या है, ज्वाइन इज यूज्ड टू,
से आपका बेसिकली जॉइन का सिंटैक्स हो गया बेसिक। ये वाला जो जॉइन लगाया है ये आपका इनर जॉइन होता है, ठीक है। सो इनर जॉइन, इनर जॉइन का मतलब क्या होता है, इसको एक बारी हम लोग आई थिंक एक्सेल में देख लें। सो लेट्स से मेरी एक टेबल है, टेबल 1, इसमें आईडी, ये मेरी एक टेबल बन गई, ठीक है। ऐसी एक और टेबल है, टेबल 2, उसमें मेरे पास लेट्स से अब आ रहा है कि ये मेरी टेबल बन गई। तो अब मुझे क्या करना है कि जहाँ पे भी मेरा आईडी, तो आप नोटिस करोगे हेडर मैच करना जरूरी नहीं है, पर उन हेडर के अंदर जो वैल्यू है उनका मतलब सेम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि आईडी में मेरे पास आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी या कोई और आईडी होगी, तो दूसरी टेबल में भी जैसे नम कॉलम है, तो नम के अंदर भी जो वैल्यू है उसका मतलब होना चाहिए जो आईडी वाली वैल्यू, ठीक है। दिस कुड बी ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, कुछ भी। तो जब तक ये दोनों वैल्यूज लॉजिकली सेम है, या कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी में ही ढूंढ रहे हो या प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट आईडी में ढूंढ रहे हो, तब तक आपका ज्वाइन चल जाएगा, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, अगेन जहाँ पे भी मुझे इस टेबल में 1 दिख रहा है नम वाले कॉलम में, वो वाली पूरी रो उठा के मुझे जहाँ पे टेबल 1 में 1 है वहां उसके सामने लगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देखूं अगर 1 तो है ही नहीं इसमें, यहाँ पे 2 है, तो जब मैं इनर ज्वाइन लगाता हूँ, इनर ज्वाइन करा, ठीक है। 1 के केस में एक बार ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब नम जो मेरी टेबल 2 है उसमें 1 तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो 1 के यहाँ पे केस में आ जाएगा नल, ठीक है। फिर आता है 2, तो 2 में मेरे पास ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, ये पूरी की पूरी रो उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही अगर 3 देखे, 3 भी नहीं है, तो वही तो समझा रहा हूँ ज्वाइन, ठीक है। 3 भी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 4 है तो मैं 4 को बस यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। अब इन केस ऑफ इनर ज्वाइन क्या होता है, जहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है ना नल आ रहा है, जहाँ पे मैच नहीं करा, वो वाली रोज आती नहीं है। इनर ज्वाइन का मतलब है कि दोनों टेबल में जो कॉमन है मुझे सिर्फ उन्हीं रोज से मतलब है। हाँ, तो हेडर नेम मैच करना जरूरी नहीं है, हेडर के अंदर जो वैल्यूज हैं वो लॉजिकली सेम होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक टेबल है कस्टमर्स मान लो,
उसमें आपका कॉलम है कस्टमर आईडी, ठीक है। एक दूसरी टेबल होगी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में उन्होंने लिखा है कस्टमर नंबर। तो इनका नाम सेम नहीं है, पर इनके अंदर जो वैल्यू है उसका मतलब सेम, इक्वल टू कोई भी। हाँ, ठीक है। तो लॉजिकली आपका जो वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। हेडर कुछ भी हो सकता है जॉइन के केस में। तो मैं जब ये लिखूंगा तो मेरी क्वेरी कुछ ऐसे बनेगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 1 पॉइंट टेबल 2। जब मैं ये वाली क्वेरी लिखता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, मेरा रिजल्ट टेबल इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं सिर्फ वही वाले आएंगे, मेरे आईडी वाले और नम वाले कॉलम। क्योंकि मैंने जो अपनी जॉइन की क्राइटेरिया बता रखी है, वो बता रखी है आईडी और नम के बेसिस पे। अगर मैं कोई और कॉलम ऐड करता हूँ तो फिर उसके बेसिस पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी और नम में जो भी मेरी कॉमन वैल्यूज आ रही है सिर्फ वही वाली रोज रिटर्न होती है इनर जॉइन में। तो सर नम होगी मतलब जो डेटा है तो वो रो हटा देते, वो रो हटा देते। और अगर जैसे आईडी मैच हो गई, हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया, लास्ट नेम नहीं यूज का, तो फिर लास्ट, हाँ, उसमें नल आ जाएगा। नहीं, वो जैसे मान लो यहाँ पे नल है फॉर एग्जांपल, तो इधर पे भी नल आ जाए। और अगर मान लो यहाँ पे भी नल है तो इधर पे भी नल आ जाएगा। क्योंकि वो बस वो क्या कंपेयर कर रहे हैं, आईडी वाले कॉलम को और नम वाले कॉलम। तो अगर उसे अगर मिल जाता है तो ठीक है, वो ज्वाइन कर देगा। अगर नहीं मिलता तो फिर वो आएगा ही रिजल्ट, ठीक है। सो ये होगा अपना ज्वाइन। अब इसको एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमने बनाई थी ये वाली क्वेरी कहाँ है। सो कल हमारी ओरिजिनल क्वेरी थी ये वो वाले कस्टमर्स है जो हाई रेवेन्यू कस्टमर्स होते हैं। मान लो कि हमारा क्राइटेरिया है हाई रेवेन्यू होने के लिए, अगर वो 5,000 से ज्यादा में बिजनेस दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वो निकाल लिया कि अच्छा ये वाले कस्टमर्स है जो 5,000 से ज्यादा मुझे रेवेन्यू दे रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं कस्टमर आईडी, पर कस्टमर आईडी से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आईडी वगैरह जो होते हैं वो तो हमें डेटा के हिसाब से समझ मतलब नॉलेज देता है। तो मुझे यहाँ पे कस्टमर नेम लाना है, तो मैं इसी में बस ज्वाइन लगा देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे इसको रीराइट कर दूँ। तो मेरे पास फर्स्ट टाइम आ गया, लास्ट टाइम आ गया, उसका कितना रेवेन्यू था वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, जैसे हमने अभी लिखा है इसको पूरा मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है फ्रॉम। वेयर यूज करोगे उस, नहीं क्यों? हम्म, नहीं, पर हमारा क्वेश्चन ये कि मुझे चाहिए कि टोटल रेवेन्यू है ना, उस पे कितना। तो पहले मैं टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करूंगा फिर उस पे फिल्टर करूंगा। अगर मैं वेयर के साथ करता हूँ तो इसमें मेरा टोटल रेवेन्यू बन ही नहीं रहा, ठीक है। और वेयर से
तो ये अब मुझे क्या दिखा रहा है, इसमें एक बार देखते हैं, सेम कस्टमर रिपीट हो रहा होगा इस तरह शायद। एक सेकंड, कोई तो कस्टमर होगा शायद जो रिपीट हो रहा होगा, या नहीं भी हो रहे हैं वैसे। मतलब जैसे मान लो इसमें दिखा रहे हैं इसके हिसाब से एटीएन बार्टन जो है उसका दिखा रहा है 98,800 कुछ आ रहा है रेवेन्यू, पर एक्चुअली में अगर मैं देखूं एटीएन बार्टन का वो क्या है, कस्टमर आईडी, एटीएन बार्टन का ये आ रहा है कस्टमर आईडी। तो अगर मैं देखूं एक्चुअली में सेलेक्ट ऑल ट्रांजैक्शंस कस्टमर आईडी, तो इसकी इतनी सारी सेल मतलब सेल्स की वैल्यूज है, ये बस कौन सी उठा रहा है जो बिल्कुल लास्ट वाली है, कस्टमर आईडी है तो यार ये तो नहीं, हाँ इसमें 5,000 आ क्यों नहीं रहा? अच्छा सॉरी सेल्स है, मैं प्रॉफिट देख रहा था। सेल्स क्या देखोगे, ये सिर्फ ये वाली वैल्यू उठा रहा है, पर हमें चाहिए इन सब का सम, उसके बाद जिसकी 5,000 से ज्यादा है वो। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर क्या यूज करा है, ये सम और ग्रुप बाय लगा, क्योंकि मुझे बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी टोटल जितने भी उनकी सेल्स की वैल्यू बन रही है उन सबका सम करना है, फिर मुझे देखना है कि टोटल 5,000 ज्यादा किसका है। अगर मैं ग्रुप बाय नहीं करता तो ये सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन उठा रहा है, पर इसने एक्चुअली में तो बहुत ही बिजनेस करा है ना हमारे साथ, तो इसलिए हमने फिर पहले एग्रीगेट करें सेल्स को, फिर उसके बाद फिल्टर लगता है। ठीक है, ठीक है। सो अभी हमने जैसे यहाँ पे पूरा पूरा लिखा हुआ है अपना क्वेरी में, राइट। एक तरीका और होता है क्वेरी को थोड़ा मतलब ढंग से लिखने का, कि हम जो जॉइन में टेबल यूज कर रहे हैं उनको एक टेबल एलियस देते हैं। जैसे कॉलम एलियस था कि हम यहाँ पे बस सिंपली यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिख दिया, तो ऐसे हम एक टेबल एलियस भी असाइन कर सकते हैं। वो आपके लॉजिक के ऊपर है, आपको जैसा भी रखना हो। जैसे मुझे टेबल एलियस का काम क्या है, सिंपली कि आपको टेबल का पूरा नाम बार बार ना लिखना पड़े बेसिकली, क्योंकि इस क्वेरी में देखो मतलब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्लॉज में एक बार ही बताएंगे कि हमारी प्रॉपर टेबल का नाम क्या है, पर क्वेरी में उसके अलावा मुझे पूरा नाम ना लिखना पड़े, तो मैं इसको सिंपली टी लिख देता हूँ, इसको सी लिख देता हूँ। तो अब इसके बाद जब मैंने एलियस डिक्लेयर कर दिया, मैं सिंपली जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन टेबल का नेम यूज कर रहा हूँ वहां पे अपना एलियस लिख दो। इसे पता चल जाता है कि एक स्पेस के बाद ये नाम है तो वो एलियस। हाँ एक सेकंड, ट्रांजैक्शन, हाँ जी। तो अगेन आपका फ्रॉम पहले चल रहा है ना, तो फ्रॉम में आपने कहा बेसिकली कि ये मेरा जो टेबल है इसका नया नाम हो गया है टी। तो उसके बाद से फिर इस क्वेरी को बस यही समझ आता है कि अच्छा ये टी का मतलब क्या होगा, कस्टमर आईडी को जैसे टी डॉट कस्टमर आईडी, टी डॉट क्या, वो ट्रांजैक्शन में कस्टमर टेबल है, कस्टमर आईडी को दे दे, कस्टमर आईडी को भी दे दे, मतलब टी डॉट टी बस हम लिखना चाहते हैं फॉर्म में। ऑन में नहीं कर सकते, ऑन में जो आपकी फील्ड का नाम है वही रहेगा, फील्ड का नाम ऊपर से, क्योंकि देखो फ्रॉम पहले चल रहा है ना, फ्रॉम के बाद फिर ऑन चल रहा है, तो आप एलियस असाइन करोगे वो इसमें चलेगा ही नहीं ऑन में। ठीक है, सो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका है तो टेबल एलियस यूज करते हैं जनरली, क्योंकि काफी टेबल्स होते हैं उनका बड़ा बड़ा नाम होता है, तो उसको सिंपल रखने के लिए हम उसको एलियस असाइन कर देते हैं। एलियस आप छोटा भी रख सकते हो बड़ा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है जैसा भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे सी नहीं लिखता, मैंने ग्रुप बाय में देखोगे कस्टमर आईडी पे सी डॉट लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ तो ये एरर थ्रो कर रहा है। एरर क्या कह रहा है एक बार वो पढ़ लेते हैं। कॉलम कस्टमर आईडी इन ग्रुप स्टेटमेंट इज एम्बिगुअस। तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली डीबीएमएस सबको कह रहा है मुझे ये नहीं पता तुम कस्टमर आईडी ट्रांजैक्शन टेबल से चाहते हो या फिर कस्टमर टेबल से,
क्योंकि इन दोनों टेबल्स में ही आ रहा है ना कस्टमर आईडी, तो इसको समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला यूज करना है। अगर नाम बदलवा होगा तो दोनों टेबल में आ जाता है। तब चल जाएगा। तो जैसे फर्स्ट जैसे आप देख नोटिस करोगे सेल्स में मैंने सिर्फ सेल्स ही लिखा हुआ है, क्योंकि सेल्स का कॉलम सिर्फ ट्रांजैक्शंस में ही है, तो इसलिए उसे पता चल गया ना कि इसमें ट्रांजैक्शन में सेल्स है तो मैं वही उठा दूँ। सिमिलरली मैं अगर यही करता हूँ लेट्स से काउंट ऑफ सेगमेंट आईडी, सेगमेंट तो सेगमेंट आईडी में मैंने एलियस नहीं बता रखा, क्योंकि सेगमेंट आईडी उसे पता है कस्टमर्स में ही मिलेगा, ट्रांजैक्शन में सेगमेंट आईडी है ही नहीं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चल सी डॉट सेगमेंट आईडी और टी डॉट सेल्स, ये भी चल जाएगा। पर जो कॉलम मतलब बेसिकली एक ही बार ही आ रहा है, उसके लिए हमें एलियस लिखने की जरूरत होती नहीं। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका इनर जॉइन। अब हम देखते हैं एक बारी इसी टेबल पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन ओरिजिनली टेबल है ये। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा बेटर लिख देता हूँ एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट और राइट जॉइन दोनों वैसे सेम ही होते हैं, डिफरेंस बस होता है कि आपकी लेफ्ट टेबल कौन सी है और राइट टेबल कौन सी है। तो एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास है अगेन ये दो टेबल्स, टेबल 1 और टेबल 2। ठीक है, राइट, तो टेबल 1 है और एक टेबल 2 होगी। अब मैं कहता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस जो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, इसमें मैं बस एक वर्ड डाल देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लिखा तो अब क्या होगा, जो भी सारा डेटा मेरे जो भी आईडी वाला कॉलम है, मतलब जिसके बेसिस पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, राइट, वो पूरा का पूरा कॉलम आ जाएगा एज इट इज, या वो पूरा का पूरा डेटा ही आ जाएगा टेबल 1 से, क्योंकि टेबल 1 अभी मेरी लेफ्ट पे है। अब ये देखेगा टेबल 2 पे आएगा। हाँ, टेबल 2 में जो कॉमन है वो वाले मेरे ऐड हो जाएंगे, तो ऐसे ही सेम रिजल्ट होगा। पर जो नल है, जहाँ पे मैच नहीं हो रहा वहां पे मुझको एक नल दिख जाए। हाँ, वो पूरी रोज को रखेगा। नॉर्मल जॉइन में ये होता है रिजल्ट आपका, जो कॉमन है सिर्फ वही आ रहा है। लेफ्ट जॉइन में जो कॉमन है, हाँ, इनर जॉइन नॉर्मल सेम ही होता है, नॉर्मल जॉइन इज इनर जॉइन। तो मैंने जैसे हाँ, तो आप इसको ऐसे लिख दो या इनर जॉइन पूरा लिख दो, सेम ही चीज है। हाँ, बाय डिफॉल्ट जैसे हम ऑर्डर बाय करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग करता है ना, तो वैसे ही जब आप ज्वाइन लिखते हो तो वो उसको इनर ज्वाइन की तरह ही काम करता है डिफॉल्ट। ठीक है, सो मैंने लेफ्ट ज्वाइन लिखा, तो अब क्या हो रहा है कि मेरे सारे जो मैच कर रहे हैं वो भी आ गए, जो मैच नहीं कर रहे वहां पे नल आ गए। अब ये काम कहाँ पे करता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि कौन से कस्टमर्स है, मुझे सारे कस्टमर्स की लिस्ट बनानी है, और उन सारे कस्टमर्स के सामने उनके जितने भी ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं वो आ जाना चाहिए कि कितने ऑर्डर्स रिटर्न हुए। ठीक है, अब ऑर्डर्स टेबल में आपने देखा होगा कि कम ऑर्डर्स है, मतलब सॉरी ऑर्डर्स टेबल में आप देखोगे कि रिटर्न कम है, सारे रिटर्न नहीं है, राइट। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि जो कस्टमर्स का रिटर्न नहीं हुआ कुछ भी, वो उनका नाम ही ना है, उनके सामने जीरो आ जाना चाहिए। तो अगर मैं इनर जॉइन लगाऊंगा तो उनका नाम ही हट जाएगा, है ना। पर अगर मैं लेफ्ट जॉइन ऐसे करता हूँ कि मेरी कस्टमर टेबल लेफ्ट जॉइन मेरी ऑर्डर टेबल फॉर एग्जांपल, तो उस केस में मेरे कस्टमर्स का सारा डेटा आ जाएगा जो भी कस्टमर टेबल में है, और साइड में आ जाएगा कि उन्होंने कौन कौन से ऑर्डर रिटर्न करे नहीं करे। जहाँ पे ऑर्डर रिटर्न हुआ होगा वहाँ पे तो वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगी, जहाँ पे नहीं करा होगा वहाँ पे नल आ जाएगा। फिर हम सिंपली काउंट या कुछ और लॉजिक लगा के निकाल सकते हैं कि कितने ऑर्डर उन्होंने रिटर्न करे नहीं करे।
ठीक है। सो ये होता है आपका लेफ्ट जॉइन। अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं, अब मैंने क्या करा है कि बस टेबल्स को रिवर्स कर दिया कि कौन सी टेबल पहले आ रही है लेफ्ट पे, कौन सी टेबल राइट पे आ रही है। तो मेरे जॉइन के लेफ्ट पे कौन सी टेबल है, राइट पे कौन सी टेबल है, उसके बेसिस पे आपका लॉजिक बैठता है। ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट जॉइन में ऐसे लिखूं टेबल वन लेफ्ट जॉइन टेबल टू, तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा कि टेबल वन के सारे जितने भी रोज हैं वो सब आ गए, एंड जो कॉमन रोज हैं टेबल टू के वो आ गए, बाकी सब में जहाँ मैच नहीं हो रहा वहाँ पे नल आ गए। अगर मैं टेबल वन को राइट पे लिख देता हूँ और टेबल टू को मैं लेफ्ट पे रखता हूँ, तो भी मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ओनली डिफरेंस, एक और डिफरेंस आ जाएगा कि क्योंकि हमने टेबल टू पहले लिखी हुई है, तो मेरी रिजल्ट कुछ ऐसा देखेगा। क्योंकि हमने जॉइन में क्या बोल रखा है कि टेबल टू पहले है फिर टेबल वन, पर अदर देन दैट आप देखोगे डेटा सेम ही है दोनों में, बस कॉलम्स हमारे रीअरेंज होते हैं। ठीक है। सो लेफ्ट और राइट जॉइन में बस यही डिफरेंस होता है कि आपकी लेफ्ट टेबल कौन सी है, राइट टेबल कौन सी है, पर काम दोनों सेम ही करते हैं। जनरली हम लोग राइट जॉइन यूज करते ही नहीं है, क्योंकि अगेन काम दोनों का सेम ही है। तो सिंस काम सेम है तो फिर हम यूजुअली लेफ्ट जॉइन यूज करते हैं। और लेफ्ट अगेन आपकी जो टेबल जॉइन के लेफ्ट साइड पे आ रही है वो लेफ्ट टेबल होगी, जो जॉइन के राइट साइड पे आ रही है वो राइट टेबल होगी। लेफ्ट जॉइन में क्या हो रहा है कि जो मेरी लेफ्ट वाली टेबल है उसकी सारी रोज, और टेबल टू जो है राइट वाली टेबल है उसकी वो वाली रोज जो मैच करती है वो आ जाएंगी, जहाँ पे मैच नहीं हो रहा वहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आपकी जो एसक्यूएल में टेबल होती है या डीबीएमएस में टेबल होती है, वो ऐसे नहीं हो सकती। मान लो ये आपकी टेबल वन हो गई जिसके सारे रोज आ गए, टेबल टू में हेडर तो आता ही आता है, साथ में जो मैचिंग रोज है वो आती है। ये पॉसिबल नहीं होता स्ट्रक्चर, क्योंकि एसक्यूएल को तो चाहिए ना कि सारे हेडर्स में सेम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, तो इसलिए वो यहाँ पे नल असाइन करते थे। ठीक है। सो ये हो गया आपका लेफ्ट और राइट जॉइन का डिफरेंस। हाँ, तो जनरली लेफ्ट जॉइन ही यूज करते हैं, राइट जॉइन इतना यूज होता ही नहीं। वो आपके स्टाइल पे, अब जैसे क्योंकि इतनी जो लोगों ने काम करा है, तो यूजुअली लोग लेफ्ट जॉइन ही यूज कर लेते हैं क्योंकि लॉजिकली वही बैठता है कि मेरी वो वाली टेबल जिसमें मुझे मेन काम है मैं उसको पहले लिख दूं क्योंकि वो मेरे दिमाग में भी है, फिर मैं बाद में दूसरी वाली टेबल लिख दूं जो मेरे लाइक सपोर्ट वाली, लाइक जिसमें मेरा एडिशनल डेटा है, राइट। तो इसलिए जनरली लेफ्ट जॉइन ही लिखते हैं। पर अगर आप राइट जॉइन यूज करते हो तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लेफ्ट राइट में कौन सी टेबल रखते हो, लेफ्ट में कौन सी रखते हो। ठीक है। सो इसका देखते हैं एक बार एग्जाम्पल। ओके, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अभी मैंने इसमें लिखा है आपका नॉर्मल जॉइन, इनर जॉइन। ठीक है। तो इन और सॉरी एक चीज और ऐड करनी है इसमें, वेर कोड और ऑनलाइन ही ज्वाइन करा उसने। अच्छा चला गया वो भी। एंड इनर जॉइन में यू हैव ये कि जो कॉमन वैल्यू आती है सिर्फ वही चीज रहेगी। ठीक है। ओके, सो हमने जैसे मैं यहाँ पे अभी लगा रहा हूँ इनर जॉइन बिटवीन माय ट्रांजैक्शन टेबल एंड ऑर्डर्स टेबल। मैंने क्या करा हुआ है, जहाँ पे भी रिटर्न येस आ रहा है बस उन्हीं रोज को ले लो।
ठीक है। तो जब मैंने ये रन करा, ये मुझको दिखा रहा है देयर आर ओनली 800 रोज। 800 रोज का क्या मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ वो वाले ऑर्डर्स आ रहे हैं जो मेरे एक्चुअली में रिटर्न हो गए, क्योंकि मैंने फिल्टर ही वो लगा रखा है ना। तो फिल्टर मैंने लगा रखा है मेरी ऑर्डर्स टेबल पे, क्योंकि रिटर्न पे वाला वहीं पर है। तो ट्रांजैक्शन में ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं कि रिटर्न पे मैं ऐसा करूँ तो फिल्टर आउट हो जाए, है ना। पर इससे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम लगा देते हैं लेफ्ट ज्वाइन। इसका हटाना ही पड़ेगा एक्चुअली। एक्चुअली अच्छा नहीं, लेफ्ट ज्वाइन लगाया, एक दिक्कत कर दी मैंने, यहीं पे सुना था यार। ओके, सो बेसिकली जैसे मान लो अगर मैं ओरिजिनल टेबल को लेता, ओरिजिनली हमारे पास क्या था कि रिटर्न्स की टेबल अलग थी। उसमें हमारे पास आए थे, लेट्स से इसमें बना लेते हैं एग्जाम्पल। एक था ऑर्डर आईडी और एक था रिटर्न का स्टेटस यस नो। तो इसमें सारे वही वाले ऑर्डर्स आए थे जो रिटर्न हुए थे, ठीक है। अब हमारी जो ट्रांजैक्शन टेबल है उसमें जो ऑर्डर्स हैं, ऐसे जितने और भी कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे जैसे 2 3 अगर रिटर्न, सॉरी 2 3 आ रहा हूँ, 1 2 3 हो गया। हमारे पास ये सारे ऑर्डर्स हैं, उनके अलग अलग जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो, इनफैक्ट इसमें कुछ रिपीट भी हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स, सॉरी ऑर्डर्स, उनके अलग अलग जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो, ठीक है। अब अगर मैं इन टेबल में लगाता हूँ, जैसे मान लो ये मेरी एक टेबल हो गई, ये ट्रांजैक्शंस वाली हो गई, ये मेरी ऑर्डर्स की टेबल होगी, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इनर जॉइन लगाऊंगा, इनर जॉइन से क्या होगा, आई विल गेट अ टेबल जिसमें मेरे पास 4 कॉलम्स होंगे। पर इनर जॉइन के केस में जो मेरे दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो एक तो ये आ रहा है कॉमन, इसमें ये वाले सारे, इसमें भी ये है। तो अब ये वाली सारी रोज आ जाएंगी मेरी, 7 8 9 और 4 5 6 के अलावा बाकी सब आ जाएंगे। पर अगर मैं अब लेफ्ट जॉइन लगाता हूँ बिटवीन ट्रांजैक्शन टेबल एंड ऑर्डर्स टेबल, इन दैट केस क्या होगा, मेरे ट्रांजैक्शंस के इसको बना भी लेते हैं एक्चुअली, एक सेकेंड। लेफ्ट जॉइन में इसमें लेफ्ट वाले केवल ऑर्डर ले ले एक्शंस, 4 5 6 में आना चाहिए तो पूरी नहीं, ये इनर जॉइन दिखा रहा हूँ अभी पहले, इनर जॉइन फिर उसका लेफ्ट जॉइन देखेंगे। तो इनर जॉइन में एक सेकेंड क्या, ये आ गया इन केस ऑफ इनर जॉइन, ये आपका नॉर्मल जॉइन जो होता है विदाउट इनर मतलब। अब अगर मैं इस पे लेफ्ट जॉइन लगाता हूँ, टेकिंग ट्रांजैक्शन टेबल एज माय लेफ्ट टेबल एंड ऑर्डर्स टेबल एज माय राइट टेबल, तो उस केस में अगेन मेरे 4 कॉलम्स बनेंगे टेबल में। लेफ्ट के जितने भी मेरे वैल्यूज हैं वो सारी रोज आ जाएंगी। पर यहाँ पे क्या होगा, हाँ ऐसे बन जाएगा डेटा हमारा। अगर इसी को मैं कर दूं कि ऑर्डर्स टेबल को लेफ्ट लिया और ट्रांजैक्शंस को राइट लिया,
तो क्या होगा, लेफ्ट टेबल के सारे कॉलम्स पहले आ गए, फिर राइट टेबल के सारे कॉलम्स आ गए। अब लेफ्ट टेबल में मेरी जो भी वैल्यूज है वो सब आ गई। हाँ क्या, लेफ्ट ज्वाइन। मैं कह रहा हूँ कि मेरी लेफ्ट टेबल ऑर्डर्स है, राइट टेबल ट्रांजैक्शन है, लेफ्ट ज्वाइन लगा रहा हूँ। इन दैट केस क्या होगा, मेरे लेफ्ट के सारे वैल्यूज आ जाएंगे, पर ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पे जहाँ पे भी वो मैच कर रहे हैं वो सारे आ गए रोज फ्रॉम ट्रांजैक्शन टेबल ऑल्सो। जहाँ पे मैच नहीं हो रहा वहां पे अगर मान लो जैसे 3 4 5 नहीं होता ट्रांजैक्शन टेबल में, तो 3 4 5 आ जाता इधर पे ऑर्डर आईडी पे, यहाँ पे नल आ जाता क्योंकि ट्रांजैक्शंस में 3 4 5 है ही नहीं। सो ये वाला, हाँ क्या कह रहे हो, मैच नहीं कर रही मतलब, अच्छा सॉरी, अच्छा 3 4 5 है ही नहीं, ठीक है माय बैड, यहाँ पे भी नल आ जाएगा। तो मतलब जहाँ पे भी जैसे 1 2 3 के अगेंस्ट एक बार देख ही लेते हैं ढंग से बनाता हूँ। हमारे पास है 1 2 3, इसमें 1 2 3 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 3, फिर आ रहे हैं 2 3 इसमें है 2 1 4 5। एंड देन वी हैव 3 4 5, 3 4 5 आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है। एंड लाइकवाइज इसका उल्टा हमने देखा था वो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे भी सॉरी गलत कर दिया यहाँ पे, ये फिर एक सेकेंड, 1 2 3 और 2 3 है बस, ठीक है। हाँ इनर जॉइन के केस में 1 2 3 और 2 3 आएगा, पेस्ट। बट इन केस ऑफ अगर मैं ये लेता हूँ वॉल्ट एजेंसी, ये हो गया ट्रांजैक्शंस। अब मैंने ट्रांजैक्शंस को लेफ्ट लिया, ऑर्डर्स को राइट लिया, मैं कर लगा रहा हूँ लेफ्ट ज्वाइन, इधर लिख भी देते हैं लेफ्ट ज्वाइन। सो यहाँ पे 4 5 6 और 7 8 9 आ गए, 2 3 4 नहीं आएगा इधर, 2 3 4 तो ही नहीं। ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन जब हमारी ट्रांजैक्शन टेबल लेफ्ट पे, ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन जब हमारी ऑर्डर्स टेबल लेफ्ट पे। ये होगी ट्रांजैक्शंस। आई थिंक रैप अप कर लेते हैं आज के लिए। तो मैं अगेन आज तो क्या मैं दे ही सकता हूँ जल्दी, सो आई शेयर द नोट्स फॉर दिस सेशन आज के आज ही। बाकी कल वाले मैंने शेयर कर दिए, तो आप लोग क्या करो बस ये वाला ट्राई करना करने का सॉल्व, इनको हम लोग कल डिस्कस। यार ये मतलब ऐसे जो सेशन में करा ना उसके रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, बाकी ये कल का ही है, हाँ कल का ही है, ठीक है। ठीक है थैंक यू। नहीं अभी तो शुरू है बस, अभी काफी बचा है।